जय श्री राम, जोहार, नमस्कार आप सभी को। और मैं माधवेश आप सभी का अपने आज के इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। विगत 2 वीक जो हमारा बीता है, हमने वो सोचा था कि कुछ न कुछ हमारा जो बच्चों से जुड़ा हुआ टॉपिक है हम उस पर लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, एक अवेयर करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आज का दिन जो है तीसरा हमारा दिन है, तीसरा वीक है, जब हम आज संडे को लगभग 8:30 बजे आप लोग के सामने में लाइव आए हैं। और हमारा मकसद यही है कि जो बच्चे हैं, जो सबसे यूँ कहें सबसे अधिक हाशिए पर हैं, जिनको सबसे ज़्यादा यूँ कहें दिक्कत अगर होगा तो वो किसी को बोल नहीं पाएंगे, वो किसी को बता नहीं पाएंगे, किसी को समझा नहीं पाएंगे। और उनके प्रति अगर पेरेंट्स संवेदनशील नहीं होंगे, उनके प्रति अगर उनके माता पिता, उनके अभिभावक संवेदनशील नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे के अंदर कुछ खामियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, उसको कोई ना कोई दूसरा लोग देख नहीं पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट्स को अवेयर करें उन सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों की बदौलत उनके बच्चे में एक बेहतर जिंदगी बन सकती है। और जो हमारा लास्ट वीक में जो हमने शेयर किया था, वो हमने शेयर किया था कि हमने कैसे 10 स्टेप्स में कुपोषण को दूर कैसे करें, मल न्यूट्रिशन को दूर कैसे करें, जो कि एक अलग गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ दिया था। और उसके पूर्व में मैंने बताया था कि जो दिव्यांग जनों के लिए जो आंगनवाड़ी का प्रोटोकॉल आया है, आंगनवाड़ी सेंटर पे जो विशेष रूप से बच्चे जो जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज हो जाती है, उनको हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट उस दिन थोड़ा ब्रीफ में था। और आज मैं चाहता हूं कि उनके संबंध में जो विशेष रूप से उनकी अक्षमताएं हैं, जो उनका डेंजर जोन है बच्चों का, जो उनका समस्या है, उस समस्या को हम कैसे आपके सामने रखें, ताकि आप भी जब अपने घर में आस पास पड़ोस में अगर आपके बच्चे कोई इन्वॉल्व होते हैं, रहते हैं, तो आप उनको देख पाए, समझ पाए कि हाँ, ये मेरे बच्चे में कुछ इशू है, या मुझे उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील होना है, या मुझे उसके प्रति थोड़ा जागरूक होना है। तो जो मैं आज बताने वाला हूँ, मुख्य रूप से अगर हम देखें किसी भी बच्चे के केस में, या किसी भी मैं बोलूँ तो ह्यूमन बीइंग का जो केस है, कोई भी इंसान, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के अक्षमता के बारे में एक बताया गया है। पहला तो यह है उसका फिजिकल, अर्थात शारीरिक। किसी बच्चा में या किसी आदमी में अगर शारीरिक क्षमता में कुछ कमी है तो हम समझ सकते हैं कि उसकी शारीरिक अक्षमताएं हैं। दूसरा है आपका बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। जो पहला तो शारीरिक था, दूसरा है बौद्धिक, मतलब हमारा जो बुद्धि जो है, हमारा जो सोचने की शक्ति, हमारे समझने की शक्ति, हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड जो हमारा है, वो कितना हद तक ग्रोथ कर पाया है। अगर उसमें कुछ कमी रह रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो अक्षमता मेरा है वो इस कैटेगरी का है, बौद्धिक कैटेगरी का है। और तीसरा जो है वो रक्त विकार, अर्थात ब्लड में कुछ इश्यू है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर जो कि बच्चे के लिए काफी दिक्कत करते हैं, काफी समस्या पैदा करते हैं। तो ये एक तीसरा तरह का एक डिसऑर्डर है, जिनको हम समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे। और चौथा जो है अदर बिहेवियर, अन्य व्यवहार। हमारा बच्चा का अन्य जो व्यवहार है, उसका भौतिक व्यवहार, उसका मानसिक व्यवहार, उसका शारीरिक व्यवहार, एक मिला जुला करके ओवरऑल अगर देखें, कुछ अगर लग रहा है, कुछ छोटा मोटा चीज भी कुछ डिफरेंस अगर आ रहा है, तो उसको हम समझ सकते हैं कि ये चीज बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा एक एक करके अब मैं इन चारों जो पैटर्न्स हैं उनको मैं थोड़ा बताऊंगा आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर शारीरिक अक्षमता की बात करें तो उसमें जो पार्ट है, उसका जो पहला पार्ट है वो बोलता है लोकोमोटर अक्षमता, अर्थात मोटर डेवलपमेंट, मूवमेंट से संबंधित जुड़ा हुआ चीज जो है। अगर उसका प्रारंभिक जो कुछ जो मेजर जो उसका जो इश्यू है वो है सेरेब्रल पाल्सी, बोनापर और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये 3 टर्म्स बेसिकली यूज हुए हैं यहाँ पे। और उनका जो प्रारंभिक लक्षण है, वो लक्षण इस प्रकार है कि मानवीय विकासात्मक सूचकों को प्राप्त करने में देरी। मान लीजिए जो कि पिछली बार हमने चर्चा भी किया था, सपोज एक 3 मंथ के चाइल्ड को पता होना चाहिए उसके माता पिता की आवाज से वो अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ में। उनकी आवाज अगर रोते रहता है, अगर उनकी आवाज सुन के चुप हो जाता है कि मेरे माँ पापा आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें वो डेवलप हो चुका है। और अगर ये नहीं हुआ है तो देन हमको इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। तो एक एग्जाम्पल से मैंने दिया, आप मेरा पुराना वीडियो को भी देख सकते हैं।
और क्या है कि असामान्य मांसपेशियों की मुद्रा, अर्थात वो मांसपेशी जो हमारा जो मसल्स है, हमारा जो मूवमेंट होना चाहिए था मसल्स का, वो मसल का मूवमेंट नहीं अगर हो पा रहा है। उच्च जोखिम के चलते अर्थात धनुषा आकार पीठ, जो पीठ जो है बच्चे का जो है वो मतलब कर्व की तरफ हो गया है। हम लोग धनुष देखते हैं ना, प्रभु कल श्री राम का भी कल तो ये है, तो आप लोग उनका तो प्रमुख शस्त्र भी धनुष रहा है। तो धनुष जो है कैसे होता है, थोड़ा कर्व की तरह होता है। अगर वैसा कुछ आकृति अगर बच्चा बना ले रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका जो मांसपेशी है प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पा रहा उसकी बॉडी को, दैट्स वाई वो मूवमेंट कर रहा है। देन बार बार रोना, अत्यधिक रोना, बार बार रोना। देन माँ को दूध पिलाने के साथ संघर्ष करना, जब माँ उसकी बच्चे को दूध पिलाती है तो बहुत डिफिकल्टी महसूस होता है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा को थोड़ा सा जिस पोस्चर में रहना होता होगा उस पोस्चर में रहने में उसको डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी, क्योंकि उसकी मांसपेशी कमजोर है। तो क्या होगा, उनको डिफिकल्ट महसूस होगा, उनकी मदर को, उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम में। तो वो भी एक पहचान का लक्षण है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये लक्षण है, इन लक्षण को ऑब्जर्व करना है उनके पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को, कि कहाँ पर कुछ ऐसा चीज दिख रहा है जिस कारण से हम समझ पाएंगे कि हाँ अरे मुझे थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, मुझे जाके थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देन बोलने सीखने में स्पष्ट बोली, जो कई बच्चे होते हैं जो कि उनका जो आवाज है बोलने में समय में बहुत अच्छे से क्लियर होके नहीं आता है, और स्पष्टता रहता है उसके शब्दों में, उसके बोलने में। देन कोई भी दोनों जो हाथ है, दोनों हाथ को बच्चा अगर उठा नहीं पा रहा है, मान लीजिए अगर बच्चा छोटा बच्चा है उठा नहीं पा रहा है किसी भी तरह से अगर, तो भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ इसका इश्यू है जिस कारण से दोनों हाथ को मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन किसी वस्तु को समझने में दिक्कत होना, कोई वस्तु को समझ नहीं पा रहा है उसको, या एक और डिटेल अगर, ये तो खैर स्पष्ट हो सकता है, अगर किसी अंग का किसी अभाव होना, अगर कोई मान लीजिए किसी बच्चे का कोई अंग है उसका ही अभाव अगर है तो स्पष्ट दिख जाएगा कि हाँ ये बच्चा में ये पार्ट्स बॉडी का ये नहीं है, कुछ गलत है। चलने फिरने में कठिनाई होना, अगर बच्चा में इस तरह होगा तो क्या बोले, तो चूंकि हमारा ये पार्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली बच्चा को मूवमेंट होने में, चलने फिरने में कठिनाई होगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोकोमोटर रिलेटेड जो भी अक्षमता है बच्चे में डेवलप हो चुका है, हमको देखना पड़ेगा। देन कुछ अदर चीज भी है, कहीं आप देखते होंगे कुछ बच्चे का जो तालू है वो कटा हुआ रहता है, कहीं पे होठ जो है कहीं कट जाता है, कहीं पे चबाना है, निगलने में, चूसने में काफी उसको डिफिकल्टी महसूस होती है, बोलने में समस्या जो कि पहले मैं बता भी चुका हूं। तो ये सारे चीज अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि बच्चा में जो है लोकोमोटर डेवलपमेंट का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और जो ये सारी जो क्षमता है जो मैंने नाम भी बताया था, सेरेब्रल पैल्सी, देन बोनापन, देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे चीजें आ सकती है। अब ये हुआ एक पैटर्न का। नाउ दूसरा पैटर्न क्या है, वो है दृष्टि दोष, अर्थात मेरा देखने से संबंधित जो दोष है, बच्चे को देखने से संबंधित जो कुछ दोष अगर आ रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं दृष्टि दोष। अब है कि जैसे कैसे पहचानेंगे इसके लिए, तो 1 महीने की उम्र तक अपनी आंखों के सामने चलने वाली वस्तु का अनुकरण न कर पाना। मान लीजिए बच्चे का जन्म के बाद 1 महीना तक हो चुका है और उसके आंख के सामने कोई चीज मूवमेंट कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, और उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, अनुसरण नहीं कर पा रहा, तो आप समझ जाएंगे कि यस इस बच्चे में कुछ न कुछ दृष्टि दोष है। देन और थोड़ा सा आगे अगर देखेंगे तो अगर 3 मंथ तक बच्चा हो जा रहा है और बच्चे के सामने कुछ खिलौना रखा हुआ है, कुछ ऐसा सामग्री रखा हुआ है जिससे वो खेल सकता है, और उसके पास वो जा नहीं पा रहा है, उसको लेने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इसका दृष्टि दोष से कुछ समस्या हो सकता है। देन एक और ऑप्शन है कि एक आंख दूसरी आंख से अलग होगा, दोनों आंख का जो दिखने में है दोनों आंख डिफरेंस नजर आएगा आपको। हम लोग जो गांव में बोलते हैं ना डेढ़वड़िया हो गया लग रहा है, तो उस तरह का अगर लग रहा है तो आप समझ सकते हैं इस चीजों को। देन आंख को लाल या पीला होना या आंसू लगातार बहते रहना, अगर कोई बच्चा में ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि लगातार आंसू बह रहा है, लगातार लाल पीला हो रहा है, तो मतलब आपको उस बच्चे के प्रति, इस चीज के प्रति सेंसिटिव भी थोड़ा होना पड़ेगा। देन अगर उसके पास कोई खिलौना है, कोई चित्र है, कोई किताब है, तो चाहता होगा बच्चा एकदम मेरे सामने में आ जाए, सट के आ जाए। इसका मतलब है कि इतना नजदीक से वो देखना चाह रहा है, जितनी नजदीक से देखने की जरूरत नहीं थी उसको, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको दृष्टि में भी दोष है। तो ये सारे जो पार्ट है, ये इसको हम लोग अक्षमता बोलते हैं, दृष्टि दोष का संबंधित। अब क्या है नेक्स्ट, क्या मेरा इसमें है, तो सुनने में कमी। अगर हमको सुनने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा ये आवाज बच्चे को पूरा ट्रैक नहीं कर पा रहा, जो हम लोग बोलते हैं बधिर हो गया, वो बहरा हो गया,
सुनने में या तो कठिनाई अगर आ रहा है, अब कैसे इसको ट्रैक करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए यह है कि अगर कान में विकृति या अधिक दर्द और जलन का होना, कोई बच्चा बार बार रोता होगा, कुछ अगर लग रहा है कि हाँ कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसके आसपास का पोर्शन में अगर हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यस, इनके कान में कुछ इश्यू हो सकता है। देन दूर से सुनने की कोशिश करना, बच्चा जो है बहुत दूर से ही सुनने का कोशिश कर रहा है, मतलब एक एक्सप्रेशन देगा इस प्रकार का। देन अक्सर टीवी चल रहा है या रेडियो चल रहा है या फोन चल रहा है, तो बच्चा बोलेगा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो थोड़ा आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। इसका मतलब है कि सुनने में उसका ये दोष है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इतना नजदीक से और लोग सुन पा रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं सुन पा रहा है। तो वो आपको ट्रैक कर सकते हैं, इससे आप जान सकते हैं। देने का थोड़ा बच्चा मान लीजिए स्कूल जा रहा है अगर, तो सकता है ध्यान देने में, उसको अटेंशन पाने में टीचर का उसको समस्या हो रहा होगा, वो प्रयास कर रहा होगा कि हम शायद सुन पाए, नहीं सुन पा रहे हैं, मे भी ये हो सकता है। जब कोई पीछे से बोलता होगा तो भी उसको लगता होगा कि डर जैसा, कि पता नहीं बच्चा को महसूस होगा, कुछ अलग रिएक्शन अगर देता है, तो आप समझ सकते हैं। देन अगर कभी कभी कुछ बच्चा को बोलना है और मान लीजिए बड़ा हो गया और वो अगर इशारा का कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है मान लीजिए, या थोड़ा थोड़ा बहुत बोल रहा है और इशारा कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका मतलब सुनने में भी उसको दिक्कत है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो बोलने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स से आप देख सकते हैं कि कैसे उस बच्चे की सुनने की कमी वाला जो समस्या है उसको हम कैसे ट्रैक करें। और इस प्रकार आप, अगर आपको लगता है इन सारे, अगर कोई दूसरे रूम से, कभी कभी हम लोग बचपन में जो खेला करते थे लुका छिपी जैसा खेल, अगर बच्चे की माँ, बच्चे के पापा अगर आवाज दे रहे हैं, तो आप देखिए कि बच्चा उसी के प्रति सेंसिटिव होकर उसको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है अट्रैक्ट, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं वो बच्चे को दिक्कत हो रहा है सुनने में, इसलिए वो आपकी बातों पे, आपकी जो सुनने पे, आपका जो आवाज पे वो तुरंत एक्शन नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे जो भी सिम्टम्स हैं, इसको अगर देखेंगे तो ये इसका जो मेजर क्षमता हो गया वो हो गया सुनने में कमी। अब है नेक्स्ट है हमारा बोलने और भाषा की क्षमता। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 2 साल का हो गया और तब भी अगर शब्द नहीं बोल पा रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका मतलब है कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बच्चा अगर 2 साल का हो गया और कोई वर्ड नहीं ले पा रहा है, कोई वर्ड अगर नहीं बता पा रहा है, तो बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि बच्चे को ये चीज इस समय तक तो आराम से बोलना चाहिए था। साथ ही साथ अगर बच्चा बोलने में अनुचित ध्वनि का प्रयोग कर रहा है, जो लोग आवाज जो मेरा है, जो आवाज उसका जो बच्चे का है वो अलग तरह का ध्वनि है, जो हमारे नॉर्मल एबनॉर्मल स्वर अगर है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ इस बच्चे में कोई दिक्कत है। देन समझ में नहीं आने वाला भाषा बोलना, कोई भाषा अगर आपको पता नहीं है फिर भी वो भाषा का बोल रहा है, तो भी एक दिक्कत है। देन हड़बड़ाना, बच्चा जो है वो थोड़ा हड़बड़ाने की कोशिश करेगा, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो बोलने की क्षमता है बच्चों में, जो भाषा समझने की क्षमता है, वो उसकी कमी है। तो इन सारी चीजों पे अगर ट्रैक करते हैं, अगर आप बच्चे को देखते हैं, कुछ भी सिम्टम अगर आपको मिलता है अपने घर में, आपके आसपास के बड़ पड़ोस के बच्चे अगर ऐसा दिखते हैं, जो मैं सिम्टम की मैंने बात किया अभी, अगर इन सिम्टम में आपको कुछ भी नजर अगर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ हमको उस बच्चा के लिए मोटर रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, और हमको ये देखना पड़ेगा, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थैंक यू वेरी मच राहुल यदुवंशी जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। और भी लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं आप लोग। और मेरा प्रयास है कि मैं जागरूक करूं, विशेष रूप से जो शून्य से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके प्रति जो भी कुछ हमारे पास कंटेंट है, जो भी उनके पोषण से संबंधित हो, चाहे उनके अदर चीजों से जुड़ा हुआ संबंधित हो, मैं आप तक पहुंचाऊं। और आप कोशिश करें इन सारे सूचनाओं को, इन सारे जानकारियों को कोशिश करें कि आपके आसपास जो है हमारे इस कंटेंट को शेयर करके उनको आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि उनको मदद मिलेगा। तो मैं अभी तक जो मैं बात किया वो मैं बात किया कि बच्चों में जो शारीरिक अक्षमता है उसका क्या सिम्टम है, कैसे आप पहचानेंगे, प्रारंभिक लक्षण क्या थे उनके, कैसे आप पहचानेंगे कि ये दिक्कत है बच्चों में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा जो सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है वो है हमारा है कि बौद्धिक कठिनाइयां। मेरा जो सेकंड टॉपिक है, मेरा है सेकंड हमारा जो टर्म है वो है कि बौद्धिक कठिनाइयां। अब कैसे समझेंगे कि कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है, कैसे आप ट्रैक करेंगे, या उसको क्या हम बोल सकते हैं, क्या समस्या हो सकता है, और कैसे सिम्टम उसको होंगे जिससे हम पहचानेंगे। तो उसके लिए जो सिंपल सी बात है, आपको अगर जो भी बच्चा का जो हर एक समय होता है उसको, चाहे वो रेंगने का, चाहे वो बैठने के लिए, चाहे वो खड़ा होने के लिए, चाहे चलने के लिए, अगर उस समय पे नहीं कर पा रहा है, इसके लिए आप मातृ
शिशु रक्षा कार्ड, जो एक मातृ एमसीपी कार्ड बोलते हैं, हर बच्चा का जन्म होने के बाद एक एमसीपी कार्ड मिलता है। तो आप काइंडली उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिए रहते हैं कि किस स्टेप पर बच्चा को क्या करना था, कौन से माइलस्टोन पे कौन से महीने के बाद कौन सा माइलस्टोन बच्चे को अचीव करना चाहिए था। अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिख जाएगा। अगर आपको जहां भी लग रहा है कि उस माइलस्टोन को बच्चा नहीं प्राप्त कर पा रहा है समय मिलने के बाद, इसका मतलब है कि वहां पर भी उसको दिक्कत है। रिएक्शन करने में धीमा होना, बच्चा जो तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ आप कर दिए तो भी रिएक्ट नहीं कर रहा। मान लीजिए बच्चे के हाथ में से टिक मार दिया लेकिन वो रिएक्ट नहीं किया। अक्सर जब जन्म होता है बच्चे का तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, बच्चे को रुलाने के लिए ऐसे पैर में उसको आवाज करते हैं ताकि बच्चा क्या होता है, मतलब रोता है जोर जोर से। तो इसी तरह से हम जब सिम्टम को चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन जो एक अक्षमता है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम शिकार, जो हम लोग बोलते हैं ऑटिज्म, मंद बुद्धि जैसा होना। इसका मतलब क्या होता है, अगर आंखों संपर्क जो है और संगत रूप से थोड़ा सा ऐसे देखने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखने की कोशिश करेगा अगर बच्चा, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये उसका ऑटिज्म हो सकता है। अब साथ ही साथ चेहरे के जो उनके हाव भाव है, उनका जो गतिविधि है, उनका जो इशारा है, जो मतलब एक तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अगर जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, अगर आप उनको कई बार देखेंगे, बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, 10 साल 15 साल के हो जाते हैं, बट उनका जो बिहेवियर होता है वो बचपन की तरह होता है। वो थोड़ा डिफरेंट, एक अलग मूड में रहता है, अपने सिर को पीटते रहता है, बार बार दांत को ऐसे ऐसे काटते रहता है अपने उंगलियों से, या दांत को काटते रहता है, या उंगली को मुंह में चबाते रहता है। कुछ मतलब चीजों की और कोई मतलब अगर कुछ चाहिए तो वो प्रॉपरली इशारा नहीं कर पा रहा है, गलत जगह में इशारा कर दे रहा है, हाथ को फड़फड़ाते रहता है बच्चा, ऐसा मान लीजिए अगर कर रहा है, शरीर को हिला रहा है, कुछ ऐसे मन में आ रहा है, अपना धुन में चल रहा है, कुछ इस प्रकार का। जब थोड़ा जो बच्चे थोड़ा अनबिहेव, मतलब एक अव्यावहारिक रूप से जब वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चा ऑटिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा। और आज के टाइम में काफी ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं बहुत जगह में, जिसमें स्पेशली इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट भी होता है। तो अगर आपको जैसा भी लग रहा है कि बच्चा ऑटिज्म की तरफ कहीं बढ़ रहा है, तो इमीडिएटली उन सारे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं आप। उदाहरण के लिए रांची शहर में भी एक यहाँ पे दीप शिखा की इंस्टीट्यूशन है, जो कि नामकुम के आरा गेट के पास में है। वहां भी काफी बेहतरीन उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। उनके साथ में ऐसे साइकोलॉजिकली बिहेवियर किए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चा जो है एक नॉर्मल पोजीशन आने की तरफ थोड़ा प्रयासरत हो सकता है। तो ये हमें प्रयास करना है, जो है शब्दों की पुनरावृत्ति करना है, एक ही बार बार को रिपीट करते रहेगा वो ऑटिज्म जो बच्चा होगा वो थोड़ा। देन बोलने और भाषा में देरी, उसका जो बोलने का जो देरी है, काफी देर से बोलेगा, कुछ हमने पूछा भी जवाब देने के लिए काफी समय लगाएगा, उसके बाद फिर जवाब देगा। तो इस तरह की एक्टिविटी हो सकता है। देन ध्यान, एक अगला जो मेरा अक्षमता है उसको बोल सकते हैं ध्यान की कमी, अति सक्रियता विकार, अर्थात स्थिर बैठने में असमर्थ होना। मतलब बच्चा फोकस्ड नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट कुछ न कुछ कर रहा है, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया। इसका मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन जो है, फोकस जो है वो कम है। तो ये भी एक अक्षमता हो सकता है हमारे बच्चे के लिए, और आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मूवमेंट ऐसा कर रहा है। आप एक बार देख सकते हैं इन चीजों के प्रति। देन एक होता है सीखने की अक्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया, अर्थात पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया जो टर्म है, इसका मतलब है कि बच्चा को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसको प्रॉब्लम लग रहा है। अब अधिक समय तक किसी एक विषय या वस्तु पर ध्यान ना टिका पाना, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, बच्चा जो है अटेंशन नहीं कर पा रहा। देर से बात करना, वो जो बात करेगा तो थोड़ा देर के बाद बात करेगा, रिस्पॉन्स जो है, क्योंकि जल्दी पढ़ नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है रिस्पॉन्स देर से करेगा। धीरे धीरे नए शब्द लिखना, आपके टाइम में देखेंगे, आज के टाइम में कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका हम लोग ने आजकल थोड़ा जमाना मॉडर्न हो गया है, तो बच्चे को चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक पहले से ही उसको एक खिलौना का एक रूप है जो कि गोल गोल टाइप का रहता है, जिसमें बच्चे को आप डाल दीजिएगा तो बच्चा चलना सीख लेता है। मगर उस कारण में क्या होता है कि बच्चा जो है घुटने के बल पे चलाना अपने हाथ को नहीं सीखता है। बच्चा चलना शुरू तो कर दिया, बट उसके लिए वो भी जरूरी था कि बच्चा पैरों के सहारे, हाथों के सहारे, घुटने के बल पे जब चलता है तो हाथों के जो मांसपेशी होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो ये भी एक जरूरत का तत्व है। अगर ये चीज नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब कि उनको ये कठिनाई हो सकता है। अब है कि एक सिम्टम इसका है, वो है सीखने में असमर्थता, डिस्ग्राफिया जिसको बोलते हैं,
अर्थात क्रेयन और पेंसिल को सही से नहीं पकड़ पाना। अगर कोई बच्चा को आप देखिएगा, ऑब्जर्व करके, अगर अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है, जो हम लोग जिस प्रकार पकड़ते हैं, मान लीजिए अगर बच्चा थोड़ा वो एक अलग तरीके से पकड़ता है या देर से पकड़ रहा है, सही ढंग से कोई लिख नहीं पा रहा है अगर, तो वो भी अब एक तरह से लिखने में कठिनाई एक सिम्टम, एक क्षमता है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। देन कुछ टर्म्स को, जैसे कि बी और पी मान लीजिए, या डी, बी डी जैसे कि थोड़ा एक जैसा होता है। अगर बच्चा बी के बदले डी लिख दे रहा है, डी के बदले बी लिख दे रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा समझ उसका जो है लिखने के संबंध में थोड़ा वीक हो रहा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा बेटर नहीं हो पा रही है। वो क्या कर रहा है बच्चा, बी के बदले डी लिख देगा, डी के बदले बी कर देगा। या पी और क्यू मान लीजिए जैसा टर्म है, तो आसपास का पी के बदले क्यू लिख देगा, क्यू के बदले पी लिख देगा। तो ऐसे अगर चीजों को यूज करते हैं बच्चे, इसका मतलब है कि बच्चे के जो लिखने में जो उनका जो असमर्थता है, सीखने में जो असमर्थता है, उनको दिखने में कठिनाई हो रही है। देन एक है सीखने की असमता में डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कि बच्चे को कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट होती है। जो गणित है बच्चा का, उसके लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है उस बच्चे को। उसके बच्चे को क्या लगेगा कि संख्या को संख्या, मान लीजिए अगर कहीं पे लिख दिया आपने 5 और एक जगह मान लीजिए वर्ड में 5 लिखा हुआ है, और सेकंड अगर जगह में लिख दिया आपने नंबर 5, दोनों को बच्चा मैच नहीं कर पा रहा है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ी उसकी वीक हो रही है। या पैटर्न अगर हमने सेट कर दिया 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, सपोज बच्चा को दे दिए, हो सकता है बच्चा थोड़ा बड़ा भी है मगर वो ट्रैक नहीं कर पा रहा कि ये पैटर्न कैसे जा रहा है, हमको 9 के बाद क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था, बच्चा लिख नहीं पा रहा है अगर, तो किसका मतलब है कि बच्चा हमारा इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाया, बच्चा को इस पैटर्न को समझने में डिफिकल्टी हो रही है। इसलिए उस तरह के बच्चे का सिम्टम अगर आपको कहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली उनके प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ गिनती करते समय जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, अगर बैकवर्ड काउंटिंग करना है या फॉरवर्ड काउंटिंग ही करना है, तो बच्चा जो है फ्रीक्वेंटली काउंटिंग नहीं कर पाता है, बीच में जाकर अटक जाता है कहीं पे। 1 से स्टार्ट किया, फिर 35 तक गया, 36 बोलना भूल गया। तो अगर ऐसे पैटर्न्स अगर आपको दिख रहे हैं, ऐसे चीज अगर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे में उसको इस क्षमता को बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो ये अगर पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो ये भी आप उस बच्चे के लिए सेंसिटिव है। तो ये सारा जो सिम्टम मैंने बताया और ये सारा जो मैंने प्रारंभिक लक्षण बताया, वो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि बच्चे में बौद्धिक, उनकी जो इंटेलेक्चुअल उनका जो विकार है, बौद्धिक जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप सेंसिटिव होइए, जल्द से जल्द उनको प्रॉपर जगह उनको दिखाइए, अच्छे डॉक्टर से, प्लस इस तरह की इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इस तरह की उनको स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रांची के लिए दीपशिखा, ऐसे भी बहुत सारे शहर में हो सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, आप जहां भी कहीं होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक इस नॉलेज को पहुंचा सकूं, उसके आसपास की नॉलेज दे सकूं। देन जो हमारा अगला हमारा जो टॉपिक हमारा है वो है रक्त विकार संबंधी समस्या। तो रक्त विकार संबंधी में क्या आता है, उसमें कुछ उसमें जो इंपोर्टेंट है वो है थैलीसीमिया, देन हीमोफीलिया और एक है सिकल सेल एनीमिया। ये तीनों चीज काफी आज के समय में काफी गंभीर है। थैलीसीमिया में क्या होता है कि उनका जो बहुत मतलब कई बहुत लंबा बड़ा घाव हो जाता है बच्चे का, नाक से, मुंह से, मसूड़ों से खून निकलना उसका सिम्टम है। त्वचा जो है पीला त्वचा हो जाना थैलीसीमिया में हो जाता है। जोड़ों में दर्द, जकड़न होना, दर्द हो रहा है बच्चे का, जो बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे में कहीं थैलीसीमिया तो नहीं है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। लगातार बहुत देर तक तेज में सर दर्द रहना है उस बच्चे में, तो ये भी एक सिम्टम उनका है। तो इस प्रकार अगर कुछ आप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कहीं बच्चे में थैलीसीमिया तो नहीं हो गई, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, काटने व घायल होने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना। मान लीजिए अगर कभी गलती से बच्चा कुछ कट गया या कहीं घायल हो गया तो ब्लड का ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रहा है। धीरे धीरे रक्त का थक्का जाना। रक्त मान लीजिए कहीं अगर, जैसे हम लोग का क्या है नेचर है, जैसे ही हमारा बॉडी कहीं पे कटता है तो क्या होता है, खून का एक अपने आप वहां पे थक्का जमना शुरू हो जाता है, ताकि हम उस ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से होगा तो क्या होगा, जल्दी हमारा घाव सूख पाएगा और अच्छे से हम अपने आप को क्योर कर पाएंगे। लेकिन जिस बच्चों में ऐसी अगर अक्षमता अगर हो गई है, मान लीजिए अगर हीमोफीलिया की, तो क्या होगा उस बच्चे के केस में, उसका जो है रक्त का थक्का बहुत देर से जमेगा और बहुत अधिक रक्तस्राव होते रहेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं
कि हाँ उस बच्चे में हीमोफीलिया हो गई है। देन एक सिकल सेल एनीमिया, जो कि अभी नई काफी हमारे झारखंड में भी कई जगह में ऐसा पाया गया है। हाथों और पैरों में दर्द और सूजन का होना, बहुत ज्यादा दर्द होता है, सूजन होता है। एनीमिया से थकान है, बेचैनी का होना, चिड़चिड़ापन रहना, त्वचा का रंग पीला होना। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही होता है, हालांकि ये बड़ों में भी होता है, लेकिन मैं इन सिम्टम्स से आप पकड़ सकते हैं कि अगर बच्चा का अगर हाथ पैर दर्द हो रहा है, सूजन हो जा रहा है, थकान लग रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है बच्चे में, बेचैनी से हरकत कर रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसको ये सारा चीजें भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न, तीसरा अक्षमता। जो पहले बताया था मैंने शारीरिक अक्षमता के बारे में, सेकंड में बताया बौद्धिक अक्षमता के बारे में, और थर्ड में बताया रक्त विकार के बारे में, और चौथा और लास्ट जो हमारा है वह है अदर बिहेवियर, अन्य व्यवहार से आप कैसे आप ट्रैक करेंगे, कैसे आप समझ पाएंगे। थैंक यू अमित जी, थैंक यू केशव झा मैथिल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबको अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप लोगों ने बहुत कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू यादव अनिल जी, थैंक यू सुरुचि जी, थैंक यू कुमार सौरभ जी, थैंक यू धनंजय शंकर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एडवोकेट चंदन कुमार चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना हमारे चीजों को सुनने के लिए। थैंक यू किरण जी। मकसद हमारा यही है कि हम इन सारे नॉलेज को अगले तक ले जाएं, पेरेंट तक ले जाएं, हमारा इस जो हमारा कंटेंट है आप उसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। कोई न कोई आजकल सबसे ज्यादा अगर यूजर्स आज के टाइम में डिजिटल मीडिया में किसी चीज का है तो सबसे ज्यादा है फेसबुक का यूजर है। मैं चाहता हूं इसीलिए कि अगर आप शेयर करेंगे अपने आसपास के जगहों में तो जरूर कोई न कोई पेरेंट्स अगर देखेगा वो समझ सकता है। थैंक यू रमन जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ जो चौथा हमारा पैटर्न था जो हमारा कहना था वो है हमारा कि कैसे हम समझेंगे कि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं 3 से 6 साल के रूप में विशेष रूप से। तो ये है कि एक सिंपल कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल से आप ट्रैक करिएगा। किसी भी खिलौने, खाने की चीजें अथवा मनपसंद स्थान का आनंद न ले पाने में असमर्थ होना। कोई बच्चा को अच्छा खिलौना भी दे दिया बट एंजॉय नहीं कर पा रहा। बच्चे को अच्छी जगह में लेके जा रहे हैं, वहां पे पूरा खेलने का जगह है, वहां खेलने कूदने का जगह है, मगर वो बच्चा एंजॉय नहीं कर पा रहा है, आनंद नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका जो फीलिंग है लेवल पे थोड़ा इश्यू है। बार बार नखड़ा करना, लगातार एक ही तरह का व्यवहार करना, एक ही तरह का व्यवहार लगातार करते रहेगा। अगर रो रहा है तो रोता ही रहेगा, अगर कुछ ज्यादा हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा, वो भी एक इश्यू है। देन आक्रामक रहना, पूरा अटैकिंग मूड पे रहना, कभी न कभी जबरदस्ती किसी छीनने के मूड में ना हो जाए, इस तरह का। बहुत डरा रहना या चिंतित रहना, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बहुत डरा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा चिंता में बना रहेगा। देन अपने माता पिता से अलग होने पे डर जाना। तो बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि अपने जैसे ही उसके माता पिता साइड होंगे तो उसके ऊपर डर लग जाएगा, अरे बाप रे बाप। अब या तो बहुत बच्चा जो है वो दूसरी जगह रह ही नहीं पाएगा, तो वो भी एक समस्या है कि हम उस बच्चे में ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, उनका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ होना चाहिए था, वो बेटर होना चाहिए था। देन ध्यान देना और शांत रहना में परेशानी होना, शांत बिठा दीजिएगा तो भी लगेगा उसको कि अजीब सा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भी इसका फीलिंग है। तो ये सारा चीज जो है उसके फीलिंग से जुड़ा हुआ है, उसके मानसिक स्वास्थ्य से, उसके मेंटल थॉट से, मेंटल जो उसका अब्स्ट्रक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब चीज अगर कर रहा है बच्चा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खामी है उस बच्चे में, थोड़ा हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। तो शारीरिक लक्षण, अब शारीरिक लक्षण में क्या आ सकता है, तो वैसे ठीक से नींद नहीं आ पा रहा है बच्चा को बच्चा को सुला दिए, तुरंत खटपट किया, तुरंत उठ गया। बच्चा को सुला के आए फिर तुरंत इधर उधर हुआ, तुरंत फिर उसे उठ गया, तो भी एक दिक्कत है। देन बिस्तर में उठने में कठिनाई होना, बिस्तर से बच्चा उठ रहा है मगर जो है वो उसको उठ ही नहीं पा रहा है, तो पोस्चर जो है उसका, जो बॉडी का जो मांसपेशी है इतना मान लीजिए वीक है, कमजोर है कि वो अपने से उसको उठ नहीं पा रहा है अगर बिस्तर से, तो वो भी एक समस्या है। खाने में उसको परेशानी होना, बच्चा जो है खाना भी नहीं अच्छे से ये कर पा रहा है, उसको रुचिकर नहीं लग रहा हो, ये भी एक समस्या है। बहुत अधिक वजन बढ़ जाना, वो भी एक इश्यू है अगर छोटे बच्चे हैं। हालांकि हमारे देश में ज्यादातर मुख्य रूप से जो बच्चों में कुपोषण है उनका है वो वजन में कमी होना। लगभग हमारे देश में करीब 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका वजन जो है, उनका जो लेवल होना चाहिए था वजन, जिनके उम्र के हिसाब से उतना नहीं रहता है। बट कुछ परसेंट ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, वो भी एक दिक्कत है। क्योंकि मोटापा होगा जरूर है कि उसका वो अपने आप को उतना संभाल नहीं पाएगा, स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, उसको स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए।
अबे शारीरिक दर्द का होना, अगर लग रहा है कि आपको कोई मतलब बार बार बच्चा बोलेगा कि हमको सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो ये भी उसका एक फिजिकल लेवल पे दर्द है, दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे बिहेवियर्स अगर आपको अगर नजर आते हैं, साथ ही साथ जैसे स्कूल और सामाजिक संकेत तो आप कैसे पकड़ सकते हैं, सामाजिक लक्षण को आप ऐसे समझ सकते हैं। स्कूल में जो है अलग बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाना, अलग थलग रहने की प्रयास करना, टीचर कुछ और बोल रही है, बच्चा को कुछ ध्यान कहीं और है, वह नहीं कर पाना जो बच्चा को स्कूल टीचर कुछ बोल रही है XYZ काम करो, बच्चा ABC करना शुरू कर दिया। तो अगर ऐसा कंडीशन अगर आपको दिखता है, ऐसा कंडीशन आपको अगर टीचर्स भी अगर बोलती हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो है सामाजिक सोशल जो है उनका जो पैटर्न, सोशल जो बिहेवियर बच्चे का होना चाहिए था वो प्रॉपरली नहीं हो पाया है, बच्चा सामाजिक रूप से अच्छे से नहीं घुल मिल पाया है, अपने दोस्त से अलग थलग रहना, कोई दोस्ती यारी हो ही नहीं रहा है। कोई बच्चे जो है अपना एक, पहले भी बोला कि डिफरेंट रहना बच्चे का। जन्मदिन की जो पार्टी है तो बहुत बच्चे क्या होता है, जो बच्चे अच्छे रहते हैं तो एक्साइटेड रहते हैं, एंजॉय करते हैं, आज मस्ती करेंगे, आज मेरा बर्थडे है, अलग बच्चों के साथ खुल के मिल के गाते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये जो है अगर बच्चा अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो डेफिनेटली एंजॉय नहीं करेगा। तो ये इस पैटर्न से आप समझ सकते हैं। तो इन सारे पैटर्न्स को अगर आप जब भी अगर आप देखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी इस तरह की अगर इश्यू है, जो बताया चारों तरह की जो सिम्टम, 4 तरह की जो मेरे डिसेबिलिटीज बोल सकते हैं, डिफरेंसेस बोल सकते हैं आप, शारीरिक, बौद्धिक, रक्त विकार और अन्य व्यवहार संबंधित, अगर इन चारों में कोई भी चीज का जो मैंने बहुत सारे सिम्टम्स दिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स में लग रहा है कि ये सिम्टम किसी बच्चे में आप देख पा रहे हैं, अपने आस पास में, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, तो डेफिनेटली आपको उनके प्रति सचेत होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं भविष्य में ये बहुत बड़ी समस्या ना हो जाए, क्योंकि बच्चे तो बोलेंगे तो नहीं, ये तो जरूर है, बच्चे तो बोलेंगे नहीं, ध्यान देना पेरेंट्स का काम है। और सबसे ज्यादा देर पेरेंट्स के पास ही बच्चे रहते हैं, तो सबसे क्रूशियल काम भी उन्हीं का है, क्योंकि सबसे क्रूशियल समय उन्हीं के पास बच्चे रहते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा अच्छा काम उन्हीं का है। थैंक यू वेरी मच राजकिशोर जी, थैंक यू वेरी मच सुधीर कुमार वर्मा जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके आसपास जो भी पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे के जो माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं, शायद ये वीडियो देख पाए, शायद कुछ समझ पाए, शायद कुछ ये कर पाए। जो कि मैं हूं माधवेश, मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पे। मैं चाहता हूं कम से कम 10 लाख बच्चों के माता पिता को मदद करूं, उनके घर परिवार में जो कुछ बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही होगी, उनके लिए मैं एफर्ट का लगूं, मैं थोड़ा एफर्ट लगाऊं, मैं कुछ प्रयास करूं जिनसे उनके बच्चे का जिंदगी अच्छा हो। क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे ऐसे लोग हैं जो अपने से कुछ बोलेंगे नहीं। तो आप लोग मेरी इस मैसेज को, आप लोग मेरे इस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई अगर देख पाएंगे तो जरूर उनको ये हेल्प कर पाएगा। मैं आज बता पाया ब्रीफली कि कैसे हम समझ सकते हैं कि बच्चों में क्या अक्षमता हो सकता है, डिसेबिलिटीज क्या हो सकता है। मैंने शारीरिक का बताया एग्जाम्पल्स, मैंने बौद्धिक का बताया एग्जाम्पल्स, मैंने रक्त विकार संबंधित का एग्जाम्पल्स बताया, मैंने अदर बिहेवियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया। क्या लक्षण है मोटा मोटी मैंने आपको ब्रीफली बताया हूं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि मोटा मोटी क्या क्या इश्यू है, किस चीज को हमको ट्रैक करने से आइडिया मिल सकता है कि बच्चा का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और ये सारा जो हमारा जो मैंने जो शेयर किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन अभी भारत सरकार की आई हुई है रिसेंटली, जो कि मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दिव्यांग जनों बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रोटोकॉल में दिया गया है, उसका ये पार्ट है, उसका ये हिस्सा है। क्योंकि मैं जानता हूं एक बार में संभव नहीं है कि एक समय में मैं लाइव आकर के या पूरा एक साथ इतना सारा वीडियो में शेयर कर पाऊं। ये जस्ट ब्रीफ है ताकि एक समझ पाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में लगभग मोर देन ऐसे कम से कम 20 से ज्यादा लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि जन्म के समय ही इस तरह के सिचुएशन में रहते हैं, जिनके साथ कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज रहती है। और प्लस लास्ट का जो हमारा समय बीता है पिछले विगत 2-3-4 साल का, अगर आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं मोबाइल की तरफ जिस प्रकार से आकर्षित हुए हैं ड्यू टू कोरोना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जिस प्रकार बदला है पिछले 3-4 सालों में, कई बच्चों में सब चीजें आप देखना शुरू कर सकते हैं, देख पाएंगे। उनका सेंसिटिवनेस उनका कम हो रहा है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जा रहा है बच्चों में, उनमें
समझने की, उनको एक सोशलाइजेशन होने में उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सामाजिकता आने में उनको समस्याएं हो रही है। इसके लिए ये जरूरत है कि हम इन चीजों के बारे में लोग को अवेयर करें, जागरूक करें, सेंसिटाइज करें। और इसके लिए मेरा एक छोटा प्रयास है कि मैं हर वीक चाहता हूं कि मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, प्लस बाद में मेरा यूट्यूब चैनल पे भी ये कंटेंट अपलोड हो जाता है, ताकि आप उसे देख पाए, समझ पाए और इस बच्चे के परिवार को हेल्प कर पाए। और मैं आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास भी कोई अगर बच्चा ऐसा दिख रहा है, कृपया आप मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर है 9934583208। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप शेयर कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको मदद कैसे करूं, मैं प्रयास करूंगा जिस प्रकार हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका एक बेटर लाइफ बन सके। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत समय दिया मेरे इस लाइव को सुनने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मैं पुनः सभी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा जो नेक्स्ट मेरा लाइव होगा वो कुछ मुझे आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसे नहीं तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम मुख्य रूप से 2-3 सैंपल लेंगे। अगर कोई बच्चा 4 साल का है तो उसके लिए कैसा एक बेटर फूडिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, अगर बच्चा कोई 2.5 साल का है, 2 साल का है, तो उनका खान पान कैसा होना चाहिए। ये 1-2 एग्जाम्पल के साथ मैं नेक्स्ट लाइव में आऊंगा नेक्स्ट संडे को, जिसमें मैं शेयर करूंगा कि हमारे लिए विशेष रूप से बच्चे के लिए क्या क्या फूड आइटम्स इंपोर्टेंट हैं और कैसे हम एक बना सकते हैं एक दिन का लगभग स्ट्रक्चर्ड ढांचा, जिसके हिसाब से बच्चे जो हैं हमारे उस को खाना पीना को अच्छे से खा करके अपने आप को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर परिवार को भी इंजॉय दे सकते हैं। आप सभी का पुनः वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, खराब अच्छा जो भी हो। आपका कमेंट ही हमें फीडबैक देता है कुछ नए चीजों को लेकर वर्क करने का, या कुछ समझने का, कुछ सीखने का, कुछ फर्दर और स्टडी करने का। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, धन्यवाद।